बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात अपने मेज़बान मोहम्मद आरिफ तैयबी के साथ। नाज़रीन करम, कुछ लोग खिदमत के लिए चुन लिए जाते हैं और वो अल्लाह के बंदों की खिदमत में राहत महसूस करते हैं। आज आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं रहमान फाउंडेशन के चेयरमैन डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब से, और आज उनके साथ सारा दिन भी गुजारेंगे, जानेंगे कि अपनी ज़ाती ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं, और साथ फिर आपको फाउंडेशन भी लेके जाएंगे, डायलिसिस सेंटर भी दिखाएंगे, किस तरह ये खिदमत का कारवां वो लेके चल रहे हैं। और जिस तरह जो है आपने ये शेर सुन रखा होगा कि मैं चला था अकेला ही जाने में मंजिल, लोग मिलते रहे कारवां बनता रहा, उसी तरह डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब अकेले चले थे ये सफ़र लेकर, लेकिन आज 10 शहरों के अंदर डायलिसिस सेंटर का क़याम है। आपको मिलवाते हैं उनसे, ज़ाती ज़िंदगी भी जानेंगे और साथ आपको फिर फाउंडेशन का विज़िट भी करवाएंगे। आइए आपको लिए चलते हैं। टीम मुलाकात चेयरमैन रहमान फाउंडेशन डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ के घर पहुंची। डॉक्टर साहब ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया और लाहौर के रवायती नाश्ते नान चने से तवाज़ा की। डॉक्टर साहब माशाल्लाह आपको सुबह सुबह घर उठा दिया हमने, ये मैं देखा है कि माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान के अंदर आपकी मसरूफियत रहती है। सेंटर कैसे मैनेज करते हैं फैमिली को, फिर क्लिनिक भी है, फिर डायलिसिस सेंटर हैं, फिर आपको मैंने देखा कि एक्टिविटीज़ और भी जनरेट होती हैं, जहाँ देखें आप माशाल्लाह इसी तरह फ्रेश नज़र आते हैं। ये राज क्या है फ्रेश रहने का, आज लोगों को बता ही दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ऐसा है कि अल्लाह ताला ने ख़ास करम है कि अल्लाह ने चुना अपने बंदों के लिए। एक गोल होता है, टारगेट होता है, फोकस होता है कि हाँ यार ये करना है, जाना है, निकलना है। मुझे 23 साल हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन 23 सालों में मैं घर से निकला हुआ हूँ। हर माह तकरीबन 20 दिन बाहर होता हूँ, दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्कों में। बस वो एक जज्बा है कि अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है। जब मैं दरवाजे पे होता हूँ घर के, तो मैं निकलता हूँ तो फिर दुआ एक मांगता हूँ मैं, और वो फिर मैं अल्लाह से कहता हूँ या अल्लाह पाक मैं तेरे बंदों के लिए जा रहा हूँ। मुझे ज़रूरत नहीं है मुल्तान जाने की, कराची, कोयटा, इधर फैसलाबाद, सियालकोट, जहाँ जहाँ मेरे सेंटर्स हैं, कुछ 10 शहरों में हर माह मेरा विज़िट होता है और मुख्तलिफ़ डेटों के अंदर 2 दफ़ा भी होता है। असल में जो गुर्दे के पेशेंट हैं वो सफ़र नहीं कर सकते, उनके पाँव स्वेल हो जाते हैं, और किसी ने मेरे पास मुल्तान से आना है तो 2-3-4 घंटे लगेंगे उसको आने में, 6-4 घंटे। अब तो खैर मोटरवे बन गई है, कुछ सहूलत हो गई है, लेकिन मैं क्योंकि 2003 से निकला हूँ घर से, उस वक्त मोटरवे वगैरह नहीं थी, तो इसी जज्बे से निकला हूँ कि जहाँ भी जाना है लोगों का सफ़र ख़त्म हो, लोगों का सफ़र कम हो, लोगों का किराया बचे, परेशानी से बचे। तो ये मेरे पे ख़ास कर में कि अल्लाह ने मुझे चुना, और इसके बदले में मैं जो सखर, हैदराबाद, कराची, कोयटा, भावलपुर, इतना मैंने सफ़र किया, कोहाट, पेशावर, इस्लामाबाद, जेलम, जहाँ जहाँ मैं कभी मेरा सोचता हूँ मैं जो ट्रैवलिंग करता रहा हूँ, वाकई बहुत बड़ा हेक्टिक काम था। इंग्लैंड भी, दुबई भी, सऊदीया भी, मुख्तलिफ़ शहरों में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में बहुत बड़ा सफ़र है मेरा। 1.5 करोड़ माइलेज मेरा सफ़र हो चुका अब तक दुनिया का। और अगर मैं नाम अपना देना चाहूँ इसको किसी बड़े इदारे को, गिनज़ा वर्ल्ड बुक में देना चाहूँ तो मैं दे सकता हूँ। तो मैंने इतना सफ़र कर चुका हूँ अब तक अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसके बदले में अल्लाह का ख़ास करम है, जिनकी खातिर मैंने ये सोच के सफ़र किया हूँ कि यार वहाँ के लोग नहीं आ सकते, मुश्किल में होते हैं लोग तो वह उनके अल्लाह ताला ने मुझे जो इनाम दिया है कि मेरी 11 साल हाज़िरी हुई नबी पाक के रोज़े पे, और हर माह मेरी नबी पाक के रोज़े पे हाज़िरी हुई, हर माह उम्रे की सादत हुई, हज भी अल्लाह ने बेशुमार करवाए। तो मैं दुआएं तो हैं मरीज़ों की मेरे साथ, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ वो मेरे से भी करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्योंकि डायलिसिस फ्री करते हैं, उसके साथ साथ मैं जहाँ जाता हूँ मैं वहाँ देखता हूँ जो मुस्तहिक लोग हैं उनका इलाज भी फ्री करता हूँ। तो ये मेरा मालिक का मुझ पे करम। नाश्ते के बाद डॉक्टर साहब के साथ फाउंडेशन के लिए रवाना हुए। डॉक्टर साहब बचपन कैसा गुजरा आपका? सर ये बड़ा अच्छा गुजरा है जी। मेरे वाल साहब डॉक्टर थे, डॉक्टर नियाज़ अली, बड़ा नाम था, अल्लाह ने उनके हाथ में बड़ी शफा दी हुई थी, और अच्छा एंजॉय किया है लाइफ में हमने। और वाल साहब की बड़ी मोहब्बत थी, उनकी परवरिश अच्छी थी हमारे लिए। और बहन भाई हैं, हम 4 भाई हैं, 2 बहनें, और अपने अपने घरों में खुश हैं सब, और अच्छी ज़िंदगी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से अल्लाह ने अच्छी, हाँ मुश्किल में ज़रूर है, टफ़ ज़िंदगी ज़रूर गुजारी है, अभी तक गुजार रहे हैं,
یہ ادارہ بنانا چلانا بڑا ایک مشکل کام ہے، اور بہرحال لیکن الحمدللہ میں بڑا مطمئن ہوں اپنی زندگی سے۔ ڈاکٹر صاحب، والد صاحب سے آخری بات کیا ہوئی، کیا نصیحت کی آپ کو انہوں نے؟ بس کیونکہ ان کا بھی یہی شعبہ تھا اور وہ ایلوپیتھی ڈاکٹر تھے، اور میں کیونکہ بھی سروس کے اندر آیا، اور جب میں نے یہ کام کر رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے یار بس کسی کی زندگی سے مت کھیلنا، ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو ڈائلسس رکواتے ہوئے کوئی ایسا کیس بڑا سوچ سمجھ کے لینا، آپ نے کوئی ایسا نہ کرنا کہ بہت رسک پہ چلا جائے۔ تو اس لیے میں بڑا محتاط ہو کے پیشنٹ کو دیکھتا ہوں کہ آیا ڈائلسس کی ضرورت ہے تو لازمی کرنا ہے، نہیں ضرورت ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ابھی نہ کرو، کبھی کئی سال گزر جائیں گے۔ دیکھ رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کی رپورٹس کو دیکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے، اس کی باڈی لینگویج کو دیکھتے ہوئے، اس کے سمٹم کو دیکھتے ہوئے، تو بہت ساری چیزیں نوٹ کرنی ہوتی ہیں۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے اللہ کا شکر ہے میرے پاس اب ایسے لوگ ہیں جن کو کئی سال ہو گئے جو ابھی تک ڈائلسس پہ نہیں گئے، لیکن کچھ ایسے کیسز بھی آتے ہیں جو میرے والد صاحب کی بات یاد آتی ہے کہ نہیں کریٹن تو 12-14 پہ پہنچا ہوا ہے، یوریا 400 پہ پہنچا ہوا ہے، حالت خراب ہے، تو میں وہاں پہ کیس لیتا ہی نہیں ہوں۔ میں کہتا ہوں نہیں پہلے جائیں، پہلے آپ ڈائلسس کرائیں، طبیعت اچھی ہو، رپورٹ اچھی ہو، پھر ہم ڈائلسس کی اور روکیں گے۔ 3-4 کرنے کے بعد ایک چانس ہوتا ہے رکنے کا۔ تو بہرحال وہ کئی باتیں ایسی ہیں جو میں سمجھتا ہوں ان کی بتائی ہوئی جو یاد آتی ہیں، اور ان پہ میں عمل بھی کرتا ہوں، اپنی زندگی کو اسی حوالے سے گزار رہے ہیں جیسے انہوں نے بھی ایک اچھی لائف گزار کے گئے دنیا سے۔ اچھا، والدہ کا ذکر نہ کریں تو کوئی بات مکمل نہیں ہوتی، اور والدہ کی محبت جو ہے وہ بیٹے کے لیے بڑی ہی خاص ہوتی۔ ماں جی سے تعلق کیسا، اور ماں جی کی باتیں یاد آتی ہوں گی؟ ماں جی کا ذکر ہم چاہیں گے لازمی کیا ہے؟ دیکھیں جی، ماں سے بڑھ کر تو کوئی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے میری والدہ۔ وہ اصل میں 4 سال بیڈ پہ رہی آخری زندگی کے 4 سال، اور کافی ان کا کمر کا مسئلہ تھا، گر گئی تھی، اس کے بعد تھائرائڈ کا مسئلہ ہو گیا۔ ان کو گرمیوں میں بھی جو ہے نا وہ سردی لگتی تھی، جون کے مہینوں میں بھی، اور وہ اس کو کرتے تھے کہ رضائی کہتے تھے رضائی دے دیں، ہیٹر لگا دے، تو وہ کافی خیر تھیں، تکلیف میں گئیں دنیا سے، لیکن بڑی نایاب چیز تھی، ان کی بہت دعائیں تھیں میرے ساتھ، بہت دعائیں۔ میں نے 4 سال ان کی خدمت کی، ان کے ساتھ بیڈ پہ میں نے مجھے موقع ملا رات کو ڈیوٹی دینے کا، تو جب بھی میں پاکستان ہوتا تھا ادھر تو میں ادھر ہی ان کے ساتھ ہی رات کو، اور میری کوشش ہوتی تھی کہ میں کہیں جا بھی رہا ہوں کہیں کسی بھی شہر، تو میں کوشش کرتا تھا رات کو میں نے ڈیوٹی دینی ہے، بھائیوں نے کہا ہوا تھا، اور بھائی اپنی جگہ پہ خدمت کی سب نے، لیکن بہرحال مجھے یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا، مجھے پتہ تھا علامتیں کون سی آ رہی ہیں، اینڈ پہ کچھ چیزیں نظر آ جاتی تھی ان کو، کوئی سانپ آ گیا نظر، کوئی اور چیز نظر آ گئی، کوئی نفسیاتی طور پہ مجھے پتہ تھا کون سی میڈیسن دینی ہے، میں نے اس وقت آرسینکم دینی ہے، ایکونائٹ دینی ہے، کوئی موت کا خوف ہے یا کچھ ہے۔ تو بہرحال وہ میں نے کافی جتنا مجھ سے ہو سکا، میں نے حق تو ادا نہیں کر سکا، بہرحال جتنا مجھ سے ہوا میں نے۔ ماں جی سے کیا بات ہوئی آپ کی آخری ملاقات؟ میں باہر تھا جب میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، تب بھی میں انگلینڈ میں تھا۔ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو وہ کہا کرتی تھی کہ تم نے ماموں کی ڈیتھ ہوئی، تو تب بھی میں باہر تھا، دبئی تھا۔ جب میں ابھی والدہ کو یہی تھا کہ میں نے چھوڑ دیا تھا جانا پاکستان سے باہر، مجھے کیونکہ والدہ نے کہا تھا مجھے لگتا ہے کہ تم نہیں ہوگے ادھر، اور وہی ہوا، میں کراچی میں تھا۔ پھر مجھے سب ہوش ہی نہیں رہا اس وقت، جب پتہ چلا میں نے سب پیشنٹ چھوڑے، فلائٹ لی ایمرجنسی میں، خیر آیا تو بس دیدار ہوا، لیکن اس سے پہلے جو باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن بہرحال میری تشنگی رہے گی کہ یار میں اس وقت موجود نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے جی۔ ڈاکٹر صاحب کے فاؤنڈیشن پہنچنے پر گرم جوشی سے انتظامیہ نے ان کا خیر مقدم کیا۔ فاؤنڈیشن کے مختلف شعبوں کا دورہ کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے نہ صرف روزمرہ انتظامات کا جائزہ لیا بلکہ زیر علاج مریضوں کی خرید بھی دریافت کی۔ ڈاکٹر صاحب رحمان ڈائلسس سینٹر پہنچے، جہاں انہوں نے ڈائلسس کے عمل اور مریضوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ یہ بتائیے گا مجھے کہ یہ پیشنٹ جو ہیں ان کی ہسٹری کیا ہے، کب سے ان کے ڈائلسس ہو رہے ہیں؟ ان کو سال سے آف اینڈ آن کی ڈائلسس ہو رہے، پیشنٹ کے پاس انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن تھا، جو الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، بلڈ ٹیسٹ ہوا، اس پہ ہمیں معلوم پڑا کہ کڈنیز اس طریقے سے ایفیشینٹلی کام نہیں کر رہی۔ پھر انہیں ڈاکٹر وقار صاحب کو چیک کروایا تھا، اور پھر نیفرولوجسٹ ہیں ہمارے جو وزٹ کے اوپر آتے ہیں، انہوں نے
फॉर्मेट सेट किया था, सो हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होते हैं। अच्छा, एक लोगों के यहाँ एक बात बनी है कि जी अगर 4 डायलिसिस हो जाएं तो वो बंदा जो है ना सर्वाइव नहीं करता, आगे चलता नहीं, ये कितने की मिथ है, कितने की बात सच्चाई है कि क्या इसमें? अच्छा, ये काफ़ी बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। पेशेंट टू पेशेंट चीज़ वेरी करती है। हमारे पास एक पेशेंट ये भी था जो डॉक्टर साहब की दवाइयों की वजह से 8-10 साल विदाउट डायलिसिस चल पड़ा, पर लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ी तो सर ने भी हाथ नहीं रोका, 1-2 डायलिसिस सेशन कराए, अब वो वापस डायलिसिस फ्री है। लेकिन जब तक हमारे पास पेशेंट आते हैं हम प्रॉपर असेस करते हैं कि वो किस स्टेज के ऊपर है, उस मुताबिक चलता है। लेकिन लोगों में जो खौफ है ये बिल्कुल गलत है कि डायलिसिस करवाने से आप सर्वाइव आगे नहीं कर पाते। देखिए, तकलीफ ही इतनी बड़ी है, सो आप कितनी गारंटी तो दे नहीं सकते, लेकिन हम ये ज़रूर क्या कहते हैं आप 100% हम देने की कोशिश कर सकते हैं पेशेंट के कंफर्ट के लिहाज से कि आप 100% नहीं तो 90% तो तब्दीली आएगी। डॉक्टर के बारे में ये कहा जाता है कि जो आता है वो आधा ठीक होकर जाता है। इसमें कोई शक नहीं है। देखिए जी, पहली बात जो डायलिसिस पे चले जाते हैं लोग, हम उनको डायलिसिस ही करवाते हैं। वो फिर कब्र की दीवारों तक हम उनका साथ देते हैं। जो हमें पता होता है कि ये केस क्रोनिक में चला गया है और अब इसके डायलिसिस रुकने नहीं हैं, तो फिर हम उसको करवाते हैं। हम उसको छेड़ते नहीं हैं, हम कहते हैं आएँ और डायलिसिस कराएँ और जाएँ। शुरू में केस होते हैं अक्यूट केसेस, जहाँ पे चांस होता है डायलिसिस रुकने का, 3-4 करवा लिए, 6 करवा लिए, 8 करवाने के बाद किडनी खुद ब खुद भी काम करना शुरू कर देती है। कुछ सेल बचे होते हैं नेफ्रॉन सेल, तो वहाँ पे बचत हो जाती है। तो हम वो कोशिश करते हैं, वो रिस्क ज़रूर लेते हैं शुरू में, लेकिन हम देख लेते हैं कि नहीं रुक रहे, तो फिर हम कहते हैं कि आप डायलिसिस करवाएँ। हमें 50,000 रुपये चाहिए हर पेशेंट का, हमें ज़रूरत है 50,000 रुपये की इनके लिए, हर मरीज़ के लिए। तो हमें अदारा वो फिर जहाँ से मर्ज़ी वो करे, और इनको हम ये सहूलत देते हैं कि इनके डायलिसिस फ्री हो रहे हैं। कौन से पाकिस्तान का शहर है जहाँ सबसे ज़्यादा किडनी पेशेंट्स, आप समझते इतना आपका एक्सपीरियंस है कि कौन शहर में पेशेंट बहुत ज़्यादा है, आप कहते हैं वहाँ से बहुत पेशेंट आता है, कोई ऐसा एक शहर है जिसे आप देखें कि सभी बराबर ही हैं। मैंने नहीं देखा पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में ही हर शहर में ही ऐसे मामला तो वही हैं, पानी, पोल्यूशन, हवा, माहौल, खुराकें, तो ये तकरीबन कह लें एक जैसी। हाँ, कराची में कह लें, कराची में किसी हद तक थोड़ा ज़्यादा है पेशेंट, वहाँ की आबो हवा है, वहाँ का पानी है, वहाँ की खुराकें हैं, वहाँ के मिर्च मसाले हैं, तो वो एक वजह बन रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारा। अच्छा सारा, ये बताएंगे कोई पेशेंट यहाँ पे आता है उसकी एंट्री कैसे होती है, कोई आउटसाइडर आता है किस तरह आप उसकी एंट्री करते हैं और क्या तरीक़ाकार है? मेरे पास पेशेंट आते हैं, हम सिस्टम के अंदर उनकी एंट्री करते हैं, फ़ाइल बनती है, सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, उसके बाद हम उनको अंदर भेजते हैं। मतलब ये सारा जो है टोटली फ्री है। हाँ जी। कितनी देर से आप यहाँ पे काम कर रही हैं? मुझे 8 महीने होने वाले हैं। माशाल्लाह। नाज़रीन, का हमारा मकसद दिखाने का ये है कि ये फाउंडेशन सिर्फ रमज़ान में काम नहीं करती, रमज़ान में ये डोनेशन नहीं लेती, पूरा साल काम करती हैं। आप समझते हैं कि हमने रमज़ान में अगर एक बार चैरिटी की है, अब 11 माह फाउंडेशन, ये लोग 11 माह में बैठे हुए, यहाँ पे लोग वेटिंग के अंदर बैठे हुए हैं, और बैठ के ये सब वो लोग हैं इनके फ्री डायलिसिस हो रहे हैं। 3-3 शिफ्टें इस इदारे में चलती हैं, 3 शिफ्टों में लोग डायलिसिस करवाने वाले लोग ज़्यादा हैं। अगर आप ये कहें डोनेशंस जितनी आप दे सकते हैं उतनी कम है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में तादाद किडनी के पेशेंट्स की बढ़ती चली जा रही है। गो कि हमने किसी और तरफ ध्यान कर लिया, ठीक है आप दस्तरखान का तमाम करें वो भी ज़रूरी है, बाकी काम भी करें, लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि लोगों के घर जो हैं वो वहाँ पे दौलत की कमी हो जाती है, लोग फाइनेंशियल डिस्टर्ब हो जाते हैं जब किसी घर का पेशेंट जो है वो डायलिसिस की तरफ चला जाता है। तो रहमान फाउंडेशन जो काम कर रही है, हमारा दिखाने का मकसद ये है कि रमज़ान में सिर्फ ये काम नहीं करती, बल्कि ये 365 दिन ये खिदमत के अंदर मुसफ़ अमल है और अपने पाकिस्तानी भाइयों के लिए काम कर रही है। और एक डिपार्टमेंट यहाँ प्रॉपर काम कर रहा है, अकाउंट्स है, यहाँ पे आपको अपने वार्ड दिखाया जदीद तरीन मशीनरी के साथ और इंतहाई हाइजीन का ख्याल रखते हुए। यहाँ पे स्टाफ देखें, बड़ा हर वक्त खिदमत के लिए तैयार है। यहाँ स्टाफ देख रहे हैं खड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजहर भाई बताएं ज़रा देखने वालों को हमारे कि किस तरह पेशेंट आते हैं, रिसीव कैसे करते हैं, तरीक़ाकार क्या है? ये नया पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, सबसे पहले हम वेलकम की तरह ये ना कि बहुत ज़्यादा तबीयत उन्हें ख़राब हुई होती है, हौसला देते हैं, फिर उनसे एंट्री करते हैं रजिस्टर के ऊपर, और सबसे पहले हम रिपोर्ट्स देखते हैं BC और HIV की, ये लाजमी एक हमारा जुज़ है।
ٹھیک ہے نا جی. اس کے بغیر ہم وہ پروٹوکول کے بغیر ہم لیتے ہی نہیں پیشنٹ جب تک اس کے پاس فریش رپورٹ نہیں ہوگی. یہ پرانی رپورٹ نہیں ہم ایکسیپٹ کرتے ادھر. جب یعنی آج آیا اس کی آج یا رات کی اس کی رپورٹ اس کے پاس ہونی چاہیے. آپ خود بھی کر دیتے ہیں پھر اس کے ٹیسٹ کرنے کی ضرورت؟ اگر ایمرجنسی میں اس کے پاس نہیں ہے تو ایمرجنسی ہم اسکرین کرتے ہیں, لیکن بعد ایڈوائز کر دیتے ہیں کہ لہٰذا کروائے, کیونکہ لہٰذا ہمیں 100% چاہیے ہوتا ہے. اس پہ لہٰذا کا کہہ دیتے ہیں کہ لہٰذا کروا لیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ رزاق نام ہے. آپ کے کیا خدمت کرتے یہاں پہ اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں. اکاؤنٹس کو دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کتنے سالوں سے کام کر میں ان کے ساتھ 20 سال سے کام کر رہا ہوں سر. 20 سال سے 20 سال سے کام کر رہے ہیں. تو کیسا روان فاؤنڈیشن کو پایا آپ نے؟ اب اگر ہم 20 سال سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو ہم نے اگر ان کو کچھ پایا ہے تو ہم خدمت کے جذبے سے جڑے ہوئے ہیں کہ اگر ہم اپنی جیب سے کچھ نہیں کر سکتے لیکن آنے والے لوگوں کے لیے ہم ایک امید بن جاتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں ہم ڈائلسس شروع کرتے ہیں اور ان کو ہم اس تکلیف سے بچاتے ہیں کہ بھئی آپ نے پیسے لے کے آنے ہیں تو آپ کا کام ہونا ہے. ہمارے پاس جیسے پیشنٹ آتا ہے ہم ان سے آئی ڈی کارڈ لیتے ہیں اور اسی وقت ہم ان کا ڈائلسس شروع کرتے ہیں. صرف ایک آئی ڈی کارڈ لے کے اس کو آپ علاج شروع کر دیتے ہیں. اللہ آپ سے راضی ہو.